rho is equal to 1 upon sigma. The resistivity of a material is defined rho, and rho is equal to 1 upon sigma, and rho, according to the Ohm's law tells us the conductivity or resistivity of a material is independent of the electric field. Is the electric field exiting in the material. तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये डिपेंड नहीं करते हैं इस पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस यहाँ से हमारे पास ये भी आ जाता है कि रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, और सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is the factor depend of resistance in the conductor या conducting material। ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि वो कौन सा फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, जैसे R प्रोपोर्शनल टू L, 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सुना होगा। तो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये हो गया आपका L लेंथ का कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है और I करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर्स में, और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी से कनेक्टेड है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस का डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे R मीन्स रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली सपोज we have a conductor of length L and uniform cross section area and uniform cross section area कैपिटल A। ठीक है, आंसर सही है। Suppose we have a conductor of length L and cross section area A, uniform cross section area। Uniform means equal time of interval, cover equal distance। ठीक है, equal distance cover या travel of electrons in equal time of interval। ठीक, एक ही
फिक्स डिस्टेंस कवर करे वो फिक्स टाइम में, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म्स। और यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। सो नाउ कंटिन्यू, लेट अस apply the potential difference capital V end of the conductor. End of the conductor. Then the electric field inside the conductors. कैपिटल E इज इक्वल टू, क्या होता है कंडक्टर्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें तो E इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन L। ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम कैपेसिटर्स के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, V अपॉन D। D इज अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड V potential difference end of the conductors. So now if the current I flow in the conductor, ठीक है, so if the current in the conductor is I and the current density capital J. So now capital J is equal to I upon capital E. The current flow in the conductor per unit area current density होता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यूजिंग ओम्स लॉ J is equal to sigma E ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, J is equal to sigma E और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J is equal to I upon A, तो दोनों को आप इक्वल रख लीजिए। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, I अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू सिग्मा E, और E की वैल्यू ये है V अपॉन L, सिग्मा कैपिटल V अपॉन L। और यहां से देखो V और I के बीच एक रिलेशंस बन सकता है, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I और L अपॉन A और इंटू 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट है, ये एडजस्ट कर दिया दोनों साइड को, यहाँ से इन दोनों को, तो V इज इक्वल टू क्या है, I 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए, और 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, रो L अपॉन ए I, और इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ से, कैपिटल R I। Hence capital R is equal to rho
एल अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कहा हमने? ये आर, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। सो आर क्या है यहाँ पे? रो एल अपॉन ए, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इज कॉल्ड द resistance of the कंडक्टर। क्लियर? तो आर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? इट्स डिपेंड ऑन number first, R is directly proportional to L, and second, R is inversely proportional to cross section area, and third, nature of the material, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और हमने फाइंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स के दोनों रूल्स को एडजस्ट करके हमारे पास आया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ओम। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस। तो यहां तक मैं क्लियर समझू? रेजिस्टर्स क्या होता है? रेजिस्टर सेम है जैसे कि आप कैपेसिटर पढ़ा था, फिर कैपेसिटेंस पढ़ा, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, आपको रेजिस्टर्स पढ़ना है। तो सेम है जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। सो एन ऑब्जेक्ट of conducting material an object of conducting material having a resistance of desired value is called a resistor। अब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल्स है तो उसके पास अगर रेजिस्टेंस की डिजायर्ड वैल्यू है, सपोज जैसे कि 5 ओम, 7 ओम, ठीक है, सो वो कहलाते हैं रेजिस्टर्स। कॉमर्शियली इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं रेजिस्टर्स के। ठीक है, और अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटीज की, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट जानते हैं तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस की यूनिट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स रो इज, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, also written as
कैसे लिखा जा सकता है इसको? ओम मीटर ऐसे। कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा इज, अब सिग्मा क्या होता था? रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, ठीक, इसका अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका होगा ओम मीटर इनवर्स, और आल्सो रिटन एज, इसको ऐसे लिखा जाता है मोहो मीटर। ओम का उल्टा है तो मोहो, अपोजिट, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए सिंबल का अपोजिट कर दें। तो ये थी रजिस्टर, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन, कैलकुलेट द resistance of an aluminium wire of length 50 centimeter and cross section area 2.0 millimeter square. Calculate the resistance of an aluminium wire of length 50 centimeter and cross section area 2.0 millimeter square. The resistivity of aluminium is rho is equal to 2.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। बताओ जरा फटाफट से करके। गिवन में क्या क्या दिया है कि रो इतना है, आपको एल भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -2 10 टू द पावर -2 की, आ गया एल, और आपके पास एरिया दे रखा है 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, चेंज करना पड़ेगा एरिया को भी, 2.0 इंटू मिलीमीटर है तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बस कहानी खत्म। फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वैल्यू पुट कर दो, $50 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 से कैंसिल हो रहा है जी, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2.6 1.3 टाइम्स, और 10 की पावर माइनस ऊपर चल जाएगा, 13 5 65,
0 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻8, 6 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, -8 -10 +6, 6 5 इंटू 10⁻⁻4, और कितना आया 10⁻5, तो 10⁻⁻4 को इंटू कर दो पूरा अंदर, 0.0065 ओम। वैसे अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में भी निकाला हो 10 की पावर की फॉर्म में, तो वो आंसर भी सही है, बिल्कुल ये आंसर भी सही है, इज द राइट आंसर। तो यहाँ आर रेजिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में? देखो मोबिलिटी को कैसे समझ सकते हो, क्योंकि जो भी कंडक्टिविटी होती है किसी मटेरियल्स की, सो अराइज करती है मोबाइल चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल्स हैं ही वैसे जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जहाँ पर, तो मोबाइल कहते हैं उन्हें, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और मेटल्स में जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनाइज्ड गैस होती हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आयंस। और जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है ना, तो उनमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो यही कहलाते हैं मोबिलिटी में से, जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं किसी भी मटेरियल्स में। तो कंडक्टिविटी arise from mobile charge carrier in metals. These mobile charge carriers are electrons. In metals, the mobile charge carriers are electrons. Or in an ionized gas, they are electrons and positive charge ions. They are electrons and positive charged ions. किसकी बात हो गई, मेटल्स की हो गई, आयनाइज्ड गैस की हो गई। और इन electrolyte, these can be both positive and negative ion. Positive and negative ion. क्लियर? मोबिलिटी में ये समझ में आया कि पहले की जो कंडक्टिविटी और अराइज क्या करती है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मेटल्स में ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइज्ड गैस में मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। तो द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ
the drift velocity, the magnitude of the drift velocity, या speed per unit electric field. Per unit electric field is called mobility. मोबिलिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं म्यू से. सो म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो जाता है आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला. ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी. अरे हाँ ना बोलो. ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा? क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. समझ रहे हो? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी यूनिट ली है? वोल्ट पर मीटर. क्योंकि हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, ये रफ है, ठीक है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ. इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन L. सो ये क्या वोल्ट पर मीटर हो गया. और VD क्या है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया? हाँ ना बोलो. अरे कुछ तो बोलो बस. तो ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? हाँ जो बोला चमका, प्रैक्टिकल यूनिट. प्रैक्टिकल यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. ये प्रैक्टिकल यूनिट है बिकॉज प्रैक्टिकल्स में हम इसको यूज करते हैं किसी भी, जैसे कि कंडक्टिंग मटेरियल्स है हमारे पास, जैसे मेटल हो गया, आयनाइज्ड गैस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स यूनिट लेते हैं मोबिलिटी की, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. मोबिलिटी को हम अगर एक और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम और मास के टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में. तो वी नो दैट, क्या नो दैट? वी नो दैट वीडी क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल ई. ये ध्यान आ रहा है ना? ये कल हमने यूज करा था. कैसे कैसे निकाला था, एक बार इसको भी देख लो. देखो होता क्या है, कुछ नहीं होता है, होता यही है कि वीडी बराबर होता है आपका, अगर हमें इसको एल और लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखूं तो एल अपॉन टाउ, लेंथ अपॉन टी. और एक्सेलरेशन क्या होता है? वीडी अपॉन टाउ. मतलब यहाँ पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू टाउ. ए क्या होता है? एफ अपॉन एम, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. और फिर से एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है? क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो वी डी बराबर हो जाएगा, क्यू की जगह हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ई कैपिटल ई एंड एम इंटू टाउ. आ गया भाई? अरे आया नहीं आया? ठीक है, हाँ ना बोलो. आ गया, चलो बढ़िया. फिर तो ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये भी रफ था. तो अब ठीक है, इतना जब आ जाए तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख लें? म्यू में. सो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन कैपिटल ई.
तो वी डी की वैल्यू यहाँ से वी डी अपॉन कैपिटल ई, तो वी डी की वैल्यू यहाँ से रखो तो क्या हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा भाई, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई कैपिटल ई अपॉन ये भी एम, ई से ई मरा, तो बचा क्या, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, या म्यू का मोबिलिटी का रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम और मास और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिलेशन, वेयर tau is average time of for the electron, tau is average time for the electron, हाँ ना बोलो, V proportional to I। पर लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ V एंड I डज नॉट होल्ड, क्या बोला मैंने, द इलेक्ट्रिक सर्किट, या अगर हम कहें कि सम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मटेरियल एंड devices used in electric circuit where the V proportional to I does not exist, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर कि V अपॉन आई, V प्रोपोर्शनल टू I एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ग्राफ V और I का कुछ ऐसा जाना चाहिए था, लीनियर पर, लेकिन ये क्या है, ऐसे थोड़ा सा कर्व आता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि जो आई V वर्सेस I है, तो वहाँ पे जैसे गुड कंडक्टर्स के लिए ये होता है, जो काफ़ी गुड कंडक्टर्स हैं उनका ग्राफ V और I के लिए इस तरह से जाता है, कैसे, डॉटेड लाइन से, तो वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। दूसरा, अगर हम देखें कि किसी वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक के लिए, वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस V फॉर गैलियम आर्सेनिक, तो करंट और वोल्टेज के बीच वो जो ग्राफ है, करंट मिली एम्पेयर में है और वोल्टेज वोल्ट में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, नॉन लीनियर रीजन, और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक,
क्या है कि हर जगह यूनिक नहीं है, डिफरेंस शो करता है वी और आई। तो ओम्स लॉ डज नॉट ओबे, यहाँ पर इसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि दी रिलेशन बिटवीन V and I is not unique. That is more than, there is more than value. हाँ देख रहे हो ना, चेंज हो रहा है। There is more than one value of V for the same current. तो ये था गैलियम आर्सेनिक के लिए। तो जो मटेरियल्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं ओमिक। मटेरियल्स ओबे ओम्स लॉ, उन्हें कहते हैं ओमिक। और जो क्या करते हैं मटेरियल्स, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक। ठीक है, जो मटेरियल्स वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, लीनियर ग्राफ देते हैं वी और आई के बीच, उन्हें कहते हैं ओमिक। और जो मटेरियल्स लीनियर ग्राफ नहीं देते हैं, कर्व देते हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक क्या हो सकता है, जैसे डायोड। ठीक है, डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये डायोड है, पी और एन टाइप होता है इसमें, ये होता है डायोड। तो डायोड एक जीता जाता एग्जाम्पल है किसका, नॉन ओमिक का। डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आपके ग्राफ बुक में है बना, ये आई और ये भी, आप देख लेना उसे। ये ग्राफ है किसका, ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड। तो देखो कहीं पर भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, बिल्कुल लीनियर तो है ही नहीं, बिल्कुल कैसा है, नॉन लीनियर कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा। तो ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है डायोड। आगे हम इसे अगले उसमें देखेंगे, अगले चैप्टर्स में, अगली वाली बुक में। तो जो मटेरियल्स ओबे करेंगे ओम्स लॉ को उन्हें कहेंगे ओमिक, जो मटेरियल्स ओबे नहीं करेंगे ओम्स लॉ को उनको बोलेंगे नॉन ओमिक। जैसे एग्जांपल हो गया डायोड्स का। और लिमिटेशंस में ये है, और दूसरा ये भी है कि जो मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो ओम्स लॉ को वी प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ पे डज नॉट एक्सिस्ट करते हैं। तो इसलिए ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं सर्किट्स में। तो फिर हम आगे कैसे दूर करेंगे इन लिमिटेशंस को, वो देखेंगे।
The current of 2.0 ampere exists in a wire of cross-sectional area 1.0 millimeter square if each cubic meter of the wire contains 6.0 into 10 to the power 28 free electrons. Find the drift speed.